Hello dear students, welcome to Dakshina classroom. Myself Surya Prakash Rangi, your physical chemistry teacher. बच्चों, हमने लास्ट क्लास में प्लांक थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। प्लांक थ्योरी का कॉन्सेप्ट देखा था। प्लांक ने हमें क्या बताया था कि कहीं से भी अगर एनर्जी निकल रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, एमिशन या एब्जॉर्प्शन कुछ भी हो रहा है एनर्जी का, तो वो स्मॉल स्मॉल पैकेट के फॉर्म में होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। अगर लाइट के रिस्पेक्ट में बात करें तो उन स्मॉल पैकेट को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, राइट। तो हमने वहां पर देखा था कि जो फोटोन का एनर्जी होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा या वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ फोटोन को या ग्रुप ऑफ क्वांटा को क्या नाम दिया था, क्वांटम। अगर किसी भी सोर्स से एनर्जी निकल रही है तो उससे जितने भी फोटोन निकल रहे होंगे उन सबकी एनर्जी का सम क्या होगा, सोर्स की एनर्जी के बराबर। यानी हमने क्या बोला था कि जो एनर्जी ऑफ सोर्स होता है फोटोन की एनर्जी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी हमेशा वहां पर होल नंबर में ही यहाँ पे फोटोन बाहर निकल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया कि जो एनर्जी बाहर निकल रही है स्मॉल स्मॉल पैकेट के फॉर्म में बाहर निकल रही है, यानी यहाँ से आपको लाइट का पार्टिकल नेचर के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिला, ठीक है। हम जो वेव की जो लाइट की वेव नेचर के बारे में बात करेंगे वो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, जहां पर इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन दो टॉपिक आप पढ़ते हैं जो वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। बट कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जहां पर वेव नेचर का वहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा था, पार्टिकल नेचर के बारे में पता लग रहा था। पार्टिकल नेचर मींस स्मॉल स्मॉल पैकेट, जो हमें प्लैंक ने बताया, ठीक है। वही चीज हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पता लगा, ठीक। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हम देखने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो पहले तो हम देख लें यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मीनिंग क्या है, कि यहाँ पर नाम से ही क्लियर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी फोटोन यानी लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली है। तो अगर लाइट से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस इफेक्ट में क्या क्या है, असेंबली क्या है, पहले वो देख लें। यस, तो देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था। पहले हम असेंबली को देखते हैं, फिर बताएंगे कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या था। कि यहाँ पर क्या किया था, एक मेटल प्लेट लिया था। जो मेटल प्लेट लिया था वो भी कौन सा लिया था, पोटेशियम रुबिडियम या सीजियम का मेटल प्लेट लिया था। ये क्यों लेते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। कि यहाँ पे इन मेटल प्लेट पे क्या किया, फोटोन डाला। अब फोटोन क्या होता है, एनर्जेटिक पार्टिकल, एनर्जेटिक वेव है या एनर्जेटिक पार्टिकल्स है। अगर हम यहाँ पे पार्टिकल नेचर की बात करें तो वहाँ पार्टिकल की फॉर्म में बात कर लेते हैं। यहाँ पे इनके पास क्या होगा, कुछ एनर्जी होगी। तो जब ये फोटोन इस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे तो क्या करेंगे, ये कुछ एनर्जी यहाँ पे किसको सप्लाई करेंगे, यहाँ पे मेटल में जो भी एटम्स है उनको सप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पीरियोडिक टेबल में एक वर्ड पढ़ लिया है, वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि आपने पढ़ा था कि अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, वो एनर्जी यहाँ पे फोटोन से आपको मिल रही है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब कोई भी ईएमआर यहाँ पे मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करने वाली है तो वो क्या करती है, यहाँ के जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी सप्लाई करेगी और उसको न्यूक्लियस के कांटेक्ट से बाहर निकालेगी, यानी उसके अट्रैक्टिव फोर्स से बाहर निकालेगी, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, यहाँ पे इजेक्शन होता है, ठीक है। अब हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको हम डिटेक्टर बोल रहे हैं। डिटेक्टर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अभी इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो हो रहा है तो सर्किट क्या होगा, कंप्लीट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया तो मींस करंट का फ्लो हो रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो हम क्या वहां पे समझ पाएंगे कि जैसे हमने यहाँ पे फोटोन को स्ट्राइक किया तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ। इजेक्शन होकर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएगा तो अमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। तो हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पर फोटोन को जब आप मेटल सरफेस पर डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का वहां पर इजेक्शन हो रहा है। तो अभी हम सिंपल पहले डेफिनेशन को समझेंगे। डेफिनेशन क्या है कि जब आप ईएमआर पर कोई भी ईएमआर को मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, ठीक है। सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसको क्या नाम दिया, फोटो इलेक्ट्रॉन, राइट। जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट का फ्लो होगा। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रॉन से जो करंट फ्लो होगा उसे क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और जो ये पूरा प्रोसेस है उसे हम क्या बोल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है कि जब हम यहाँ पे ईएमआर यहाँ पे मेटल सरफेस पे डाल रहे हैं तो हम ऐसी ईएमआर लेते हैं जिससे मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। यानी अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो कम से कम इतना एनर्जी तो देना ही पड़ेगा कि वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, ठीक है। अब
जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है तो उसके लिए जो मेटल यूज में लिए हैं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम यूज में लिया है। ये क्यों यूज में लिया है? क्योंकि इनका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, इनमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन इजिली हो जाता है। फिर भी हमें यहाँ पे ऐसी फोटोन या ऐसे ईमैन यूज में लेना होता है जिसके पास इतना एनर्जी हो जो यहाँ मेटल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर दे। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इस एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस है पहले उनकी बात करें तो क्या ऑब्जर्वेशन था कि यहाँ पर जो फोटोन है वो जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन वहां पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन क्या था, वन फोटोन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन ओनली। लिखिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऑब्जर्वेशन क्या था, वन फोटोन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन ओनली। जैसे ही यहाँ पे फोटोन मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है वो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है। तो जैसे ही फोटोन ने यहाँ पे स्ट्राइक किया उसने अपनी एनर्जी किसको सप्लाई की, इलेक्ट्रॉन को सप्लाई की। तो जैसे ही यहाँ पे कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो जैसे यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। तो फोटोन के स्ट्राइक करने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि सपोज यहाँ पे इस न्यूक्लियस के कांटेक्ट में कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना है तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो उस अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा कम से कम आपको उतना तो देना ही पड़ेगा। तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नॉन एज वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, अब इन मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, यानी इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, इसलिए इनका थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिएगा कि सपोज हमने कोई मेटल ले रखा है। ठीक है, इसका जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है और वर्क फंक्शन W नोट या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस मेटल का जो थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन है वो सपोज मान लीजिए 10 जूल है, यानी इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कम से कम आपको 10 जूल का एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब सपोज हमने एक फोटोन इस पर डाला, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, बट कब होगा, जब इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इस फोटोन के पास होना चाहिए, जितना अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस ने लगाया है उतना कम से कम आपको देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो सपोज हमने 5 जूल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया, 5 जूल एनर्जी का फोटोन हमने यहाँ पे मेटल सरफेस पे डाला, तो क्या इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जितना अमाउंट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड था हमने उससे कम दिया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। सपोज हमने यहाँ पे 10 जूल एनर्जी यहाँ पर दिया, तो 10 जूल निकालने के लिए रिक्वायर्ड था, हमने 10 जूल दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज हमने यहाँ पे 15 जूल का एनर्जी का फोटोन यहाँ पे मेटल सरफेस पे स्ट्राइक किया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 10 जूल रिक्वायर्ड था, हमने दिया 15 जूल, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 जूल एनर्जी, इस फोटोन का 10 जूल एनर्जी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कंज्यूम हो जाएगा। और जो बाकी एनर्जी वो कहाँ जाएगा, बाकी एनर्जी भी कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास। इसने 15 जूल एनर्जी किसको सप्लाई कर दी, पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई की, उसमें से इलेक्ट्रॉन ने 10 जूल एनर्जी यहाँ पे बाहर निकलने में खर्च कर दी, और बची हुई जो 5 जूल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन के पास रहेगी, किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। समझ पा रहे हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। सपोज एक बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है कि सपोज कोई बच्चा है, टिल्लू घर पे बैठा हुआ है, आप में से हो सकता है कि कोई हो, घर पे आप लेट के बिल्कुल मस्त पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी माँ ने बोला बेटा बैठ जा, बैठ के पढ़ाई कर दे, टिल्लू ने बोला नहीं, माँ ने वापस बोला बेटा बैठ जा, बैठ के पढ़ाई कर दे, उसने बोला नहीं, माँ आई और एक चाटा लगाती है, एक खींच के थप्पड़ लगाया, अब थप्पड़ लगाते ही टिल्लू बैठ गया, बट वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, टिल्लू बैठ गया बट पढ़ाई नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जो थप्पड़ है जो टिल्लू को बैठने के लिए लगाया गया है वो क्या है, उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी, कि एक थप्पड़ से टिल्लू बैठ गया। अब अगर पढ़ाई करवाना है तो एक और थप्पड़ मारने लगाया, तो जैसे ही माँ ने एक और थप्पड़ लगाया तो टिल्लू पढ़ाई करने भी लगा।
तो एक थप्पड़ से उठ के बैठ गया और दूसरे थप्पड़ से पढ़ाई करने लग गया। तो जो एक थप्पड़ था वो तो क्या हुआ, उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी एक थप्पड़ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया, यानी 10 जूल से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और 10 जूल के अलावा जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी था वो इलेक्ट्रॉन के पास सप्लाई हो गया इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लाना है तो उसके पास कुछ एनर्जी तो रहनी चाहिए, तभी तो वो मूव करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे करंट शो करना है तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लाने के लिए कुछ एनर्जी आपको देनी ही पड़ेगी, राइट। तो ऑब्जर्वेशन क्या थे कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, जैसे ही फोटोन मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वहां पे कोई टाइम डिफरेंस नहीं होगा कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन, ठीक है। जब फोटोन मेटल सरफेस पे स्ट्राइक होगा तो 15 जूल में से कुछ जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कंज्यूम हो जाएगी, वो किसके बराबर होगी, वर्क फंक्शन के बराबर। तो some energy is consumed to eject the electron and remaining is transferred to electron is kinetic energy। तो remaining energy इलेक्ट्रॉन के पास kinetic energy के फॉर्म में रह जाती है। तो अगर हम बात करें कि फोटोन के पास टोटल कितना एनर्जी होना चाहिए, एक तो वर्क फंक्शन के बराबर प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड है, ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद आगे तो बढ़े, आगे बढ़ेगा तभी तो डिटेक्टर तक पहुंचेगा। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होनी चाहिए, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ फोटोन आप कैसे निकालते हैं, एच न्यू से, ठीक है। वर्क फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डब्ल्यू नॉट से या फाई से, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क फंक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो मिनिमम फोटोन का वो मिनिमम एनर्जी, फोटोन का वो मिनिमम एनर्जी जिससे मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जा सके। तो ये 10 जूल एनर्जी ही क्या था, वर्क फंक्शन था। इस मेटल के लिए कम से कम 10 जूल एनर्जी तो रिक्वायर्ड थी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो जब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, वर्क फंक्शन ही होगी। तो उस वर्क फंक्शन को आप यहाँ पे फोटोन की एनर्जी की फॉर्म में बता सकते हैं। तो यहाँ पे इस फोटोन का जो भी एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आप इस फोटोन का फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं कि मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी इस फोटोन का होना चाहिए था जिससे आपको 10 जूल एनर्जी सप्लाई हो जाए, राइट। तो इस वर्क फंक्शन को आप कैसे लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई। तो ये जो न्यू नॉट होगा, ये न्यू नॉट क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कम से कम जो फोटोन आप यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हो उसके पास कम से कम इतना फ्रीक्वेंसी तो होना ही चाहिए। अगर इतना फ्रीक्वेंसी होगा तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा, क्लियर। तो इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लियर है। तो हमने बात किया एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, राइट। यहां से आप क्या ले सकते हैं, एच न्यू ऑफ फोटोन इक्वल टू एच न्यू नॉट। ये न्यू नॉट क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। आप इसको क्या ले सकते हैं, एच सी बाय लेमडा इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकालना है हाफ एम स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, या हाफ एम स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा नोट। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, एच सी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एच सी 1 लेमडा माइनस 1 लेमडा नोट, और फिर और क्या लिखा जा सकता है, एच सी लेमडा नोट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा इंटू लेमडा नोट। तो ये काइनेटिक एनर्जी यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, क्लियर है। तो हमने बात किया था यहाँ पे जो वर्क फंक्शन है वो किसके बराबर है, एच न्यू नॉट। ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या था, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस से इतना मिनिमम एनर्जी, तो आपको इतना मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो रखना ही पड़ेगा। अगर हम ऐसा बोल दें, इसको क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा नोट। अब लेमडा जो वेवलेंथ होता है वो फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है। अगर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम वैल्यू है, तो जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये क्या होगा, मैक्सिमम। कि मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा, ये समझ पा रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, एनर्जी आपको मिनिमम रिक्वायर्ड है कि कम से कम इतना एनर्जी तो होना चाहिए, तो कम से कम इतना फ्रीक्वेंसी तो होना ही चाहिए। और अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। द मैक्सिमम वेवलेंथ विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नॉन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है। अब दिखेगा यहां से कि हम बात कर रहे हैं यहां पर कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पार्टिकल नेचर कैसे पता चल रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पार्टिकल नेचर कैसे पता चल रहा है, कि अगर हम यहां पर एक्सपेरिमेंट की बात करें कि ये मेटल सरफेस है, इस पर हमने फोटोन डाला, राइट। अगर फोटोन डाल रहे हैं, इसका सपोज वर्क फंक्शन हमने लिया 10 जूल, तो यहाँ पे मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, 10 जूल का एनर्जी तो रिक्वायर्ड ही है। अब हमने बोला यहाँ पर जो फोटोन हम यहाँ पर डाल रहे हैं उसका एनर्जी कम से कम 10 जूल या 10 जूल से ज्यादा होगा तो ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। तो इससे पार्टिकल नेचर कैसे पता चला, पार्टिकल नेचर मीन्स ये एक पैकेट की फॉर्म में एनर्जी का सप्लाई हो रहा है। पार्टिकल नेचर मीन्स यहाँ पे एक पैकेट की फॉर्म में एनर्जी का सप्लाई हो रहा है। अब मान लीजिए अगर ये वेव नेचर शो कर रहा होता, अगर यहाँ पे फोटोन का वेव नेचर आपको मिल रहा होता, तो क्या होना चाहिए था कि हमने यहाँ पर मेटल की सरफेस पे क्या डाला, फोटोन डाला, हमें 10 जूल एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड है मेटल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कराने के लिए। अगर यहाँ पर ये वेव नेचर होता तो यहाँ पे 5 जूल से भी क्या होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर ये वेव नेचर है तो वेव में क्या हो रहा है, एनर्जी का कंटिन्यू सप्लाई होता है। कंटिन्यू यहाँ पे वेव इस मेटल की सरफेस पे गिर रही है, तो अगर 5 जूल एनर्जी कंटिन्यू इस मेटल को मिल रही है, कंटिन्यू यहाँ पे 5 जूल का एनर्जी सप्लाई होता जा रहा है, सप्लाई होता जा रहा है, सप्लाई होता जा रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए था कि जब इस वेव से 10 जूल या उससे ज्यादा एनर्जी यहाँ पर इकट्ठी हो गई, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था कि यहाँ पे अगर जो वर्क फंक्शन से कम एनर्जी का फोटोन लिया तो उससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो इससे यहाँ पर इन्होंने क्या सोचा कि जो एनर्जी सप्लाई हो रही है वो एक बंडल की फॉर्म में हो रही है, पैकेट की फॉर्म में हो रही है, जो जिसका एनर्जी 10 जूल या 10 जूल से ज्यादा होगा वही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर पा रहा है। अगर ये यहाँ पे 5 जूल से भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाता तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर का एक्सप्लेनेशन हो सकता था। बट यहाँ पे 5 जूल कंटिन्यू 5 जूल एनर्जी सप्लाई हो रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए था जब 10 जूल का एनर्जी भी यहाँ पे मिल गया, ठीक है, क्योंकि 5 जूल एनर्जी कंटिन्यू पुट इस पे डाली जा रही है, बट इससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ। तो यहां से वेव नेचर का एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है, यहां से पार्टिकल नेचर का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। पार्टिकल नेचर मींस 10 जूल या 10 जूल से ज्यादा का फोटोन एक साथ यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, उसने अपना पूरा एनर्जी दे दिया तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। क्लियर, तो ये यहाँ पर पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा था। चलिए इसको छोड़ते हैं, हम बात करें यहाँ पे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड था। तो आपको बोला कि अगर 10 जूल में यहाँ पे वर्क फंक्शन है, आपने 10 जूल का फोटोन डाला या 10 जूल से कम का फोटोन डाला तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हुआ। जब आपने 10 जूल का फोटोन डाला तो इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकला, बट काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये भी 10 जूल है, ये भी 10 जूल है, तो ये क्या होगा, 0। और अगर ये 5 जूल है और ये 10 जूल है तो क्या इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, नहीं होगा। तो अगर हम बोले एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन, अगर एनर्जी फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये 10 जूल का यहाँ पे वर्क फंक्शन है मेटल का, यहाँ पे आप 5 जूल का एनर्जी डाल रहे हैं, यहाँ पर 10 जूल का फोटोन डाल रहे हैं और यहाँ पर 15 जूल का फोटोन डाल रहे हैं, तो 5 जूल से क्या इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, नहीं होगा। तो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन लेस देन वर्क फंक्शन है तो नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन
तो अगर वर्क फंक्शन यहाँ पर सॉरी एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से कम है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन देन, तो यहाँ पे 10 जूल दे रहे हैं, रिक्वायर्ड 10 जूल का था, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेगा, पर क्या उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगी? ये 10 जूल है, ये भी 10 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0। तो यहाँ पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन with zero kinetic energy, right? And if energy of photon is greater than work function, तो यहाँ पे क्या होगा? ejection of electron with some kinetic energy. क्लियर है? राइट right? अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि जो हम यहाँ पे ले रहे हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं वो हम मैक्सिमम वाला काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं। मैक्सिमम क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 10 सपोज 15 जूल का फोटोन दिया, यहाँ पे 10 जूल का वर्क फंक्शन है, तो हम यहाँ पे इसको कितना कंसिडर कर रहे हैं? 5 जूल। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ले रहे हैं। बट क्या यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे सभी का काइनेटिक एनर्जी सिमिलर होगा क्या सभी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, अगर 15 जूल का फोटोन यूज में लिया है तो क्या सभी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी सिमिलर होगा क्या सभी का काइनेटिक एनर्जी 5 जूल होगा क्या? सोचिए, नहीं होगा। ठीक है, ये जो 5 जूल का हम बोल रहे हैं वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, बट उससे कम का निकलेगा। क्यों निकलेगा वो भी आप देख लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस पे फोटोन को स्ट्राइक किया, ये मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन है कि हमने यहाँ पे फोटोन डाला तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। अब जो सबसे टॉप लेयर के इलेक्ट्रॉन थे, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन थे, वो इजेक्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पे जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब निकलेगा तो उसका एनर्जी 5 जूल ही रहेगा, बट जब वो बाहर आ रहा होगा तो बाहर आने के दौरान वो दूसरे एटम और इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन में अपनी कुछ एनर्जी का लॉस कर देता है। तो पॉइंट क्या है कि सभी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर निकलते हैं उनका काइनेटिक एनर्जी सिमिलर नहीं होता है। एक मैक्सिमम वैल्यू या उससे कम वाली काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी वेरी क्यों करता है? क्योंकि जो टॉप लेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अगर किसी से कोलाइड नहीं कर रहे तो उनका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। बाकी अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे एटम के साथ या इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड कर रहे हैं तो उनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वैल्यू से कम रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कि हमने बोला यहाँ पर सपोज हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना है। तो हमने यहाँ पर बोला था कि अभी एग्जांपल लिया कि एक मेटल का वर्क फंक्शन 10 जूल है। ठीक है, अगर हमने 15 जूल का फोटोन यूज में लिया, 15 जूल एनर्जी का फोटोन, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 5 जूल। अगर हमने 20 जूल एनर्जी का फोटोन यूज में लिया तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 10 जूल। अगर हम 30 जूल एनर्जी का फोटोन यूज में लेते हैं, वर्क फंक्शन तो सबके लिए सिमिलर ही होगा बिकॉज हम मेटल को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये 30 जूल है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 20 जूल। इसका मींस कि जैसे जैसे आप फोटोन का एनर्जी बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना है तो आपको जो फोटोन है उसका एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, या उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, या उसका वेवलेंथ कम करना पड़ेगा। राइट? तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ EMR इंक्रीज कर रहे हैं तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। क्लियर? तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पर। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट हम यहाँ पे ले, इफ इंटेंसिटी ऑफ EMR इंक्रीजेस। अब इंटेंसिटी क्या होता है? ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या है? पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया पर जितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया पर जितने फोटोन स्ट्राइक करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं। वापस से सुनिएगा, पर यूनिट टाइम में पर यूनिट एरिया पर
जितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मीन्स क्या है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दिए। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास 10 जूल वर्क फंक्शन का मेटल था, हमने यहाँ पर 15 जूल एनर्जी का फोटोन डाला, तो 15 जूल एनर्जी का फोटोन डाला तो एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब अगर हम पर यूनिट एरिया पे नंबर ऑफ फोटोन जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो बढ़ा दें, तो हम यहाँ पे एक फोटोन की जगह सपोज 5 फोटोन डाल दें 15 जूल के, तो क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है क्या? क्या काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट आ रहा है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 5 जूल ही होगा। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगा, 5 जूल होगा। तो सभी से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सिमिलर है। तो पॉइंट क्या निकल रहा है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता है। इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता है। तो फिर क्या चेंज हो रहा है कि देखिएगा यहाँ पे कि जितने ज्यादा फोटोन आप यहाँ पे मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी कौन से फोटोन होने चाहिए जिनका एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, कि जितने ज्यादा फोटोन आप यहाँ पे मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उनके नंबर्स इंक्रीज हो गए। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो हो रहे होंगे उतना ही ज्यादा अमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा होगा। तो पॉइंट क्या निकला, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी फोटो करंट इंक्रीजेस। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमआर इंक्रीज करना पड़ेगा, एनर्जी ऑफ ईएमआर इंक्रीज करना पड़ेगा, या वेवलेंथ ऑफ ईएमआर डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपको फोटो करंट बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन जो मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ाने से फोटो करंट नहीं बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से फोटो करंट यहाँ पर बढ़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, इंटेंसिटी पे इफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट, सॉरी इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। अगर हम काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। सेकेंड, दूसरा कि अगर हम यहाँ पे फोटो करंट की बात करें तो फोटो करंट किस पर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ ईएमआर। मींस अगर आप नंबर ऑफ फोटोन जो मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर रहे हैं वो बढ़ा देंगे तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं वो भी बढ़ जाएंगे, तो फोटो करंट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो फोटो करंट होता है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितने ज्यादा फोटो करंट या मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलेंगे, और यहाँ पर इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है। तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बढ़ाना पड़ेगा या वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो रिलेशन बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन को आप क्या लिखेंगे, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। एच न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड इसको आप क्या लिख सकते हैं, एस सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जो लेमडा नॉट है वो भी क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन को यहाँ पे मेटल सरफेस पे जब डालते तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, कब निकलेगा इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ फोटोन का एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे बाहर निकला है तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, एक मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कुछ काइनेटिक एनर्जी। ये क्लियर होगा कि यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी सिमिलर नहीं होता है, एक मैक्सिमम वैल्यू या उससे कम वाली वैल्यू वाला काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहा है वो यहाँ डिटेक्टर पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अमीटर में डिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि
यहाँ पे हमने मेटल सरफेस पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फोटोन जब स्ट्राइक किया तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ। अब उस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे डिटेक्टर तक पहुंचने से रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई फोटो करंट प्रोड्यूस ना हो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के बाद भी, राइट। तो ये ऐसा कब होगा कि जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा होगा, उसको हम इधर आने से रोकना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि जितना काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में है, हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको उतना ही काइनेटिक एनर्जी दे दें, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। कि जितना काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन का इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, अगर हम उतना ही काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दें, तो इलेक्ट्रॉन रुकेगा। अब हम कौन से इलेक्ट्रॉन को रोकना चाह रहे हैं, जिनका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। अगर वो रुक जाएंगे तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वाले तो वैसे भी रुक जाएंगे। जिनका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, हम उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करके रोकना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अब ऑपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी कैसे दें, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लगा दें। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, मिनिमम डी एक्सेलरेटर पोटेंशियल विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेक द फोटो करंट जीरो। फोटो करंट को जीरो करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जितना मिनिमम पोटेंशियल आपको रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम कम से कम उतने पोटेंशियल से वो वाला इलेक्ट्रॉन रुके जिसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो, मैक्सिमम। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन पे वी पोटेंशियल लगाते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी, आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे वी पोटेंशियल लगा रहे हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ईवी। अगर 2 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया तो 2 ईवी, 3 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया तो 3 ईवी। तो मिनिमम पोटेंशियल जिससे यहाँ पे फोटो करंट जीरो हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी मींस पोटेंशियल, एस मींस स्टॉपिंग। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल लगाएं कि वहां पे करंट जीरो हो जाए, उसको ही हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना लगाना चाहिए, उतना लगाएंगे ताकि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी मिल रही है वो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा था, हमने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या किया, पोटेंशियल लगा के इसके फ्लो को क्या कर दिया, रोक दिया। तो वही पोटेंशियल क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है वो किसके बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इससे ही हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। अब हमने बोला था यहाँ पे कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो इस इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना रहा होगा, इतना रहा होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन रुका है इस पोटेंशियल के थ्रू। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह EVS पुट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन को आप क्या ले सकते हैं, h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां से अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल देखना चाहें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, EVS इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, h अपॉन E से डिवाइड कर देंगे इंटू न्यू माइनस h न्यू नॉट, राइट। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, न्यू नॉट क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम यहाँ पे रखते हैं y एक्सिस पर। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन शायद आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो क्या ग्राफ मिलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये y एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है, ये क्या है, इंटरसेप्ट। यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, राइट। तो ये m क्या होता है, यहाँ पर ये स्लोप होगा, और ये c क्या होगा, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, मींस ये नेगेटिव से शुरू होगा, स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा, राइट। तो ये जो ये वाला इतना वैल्यू है, ये क्या है, h अपॉन E, सॉरी यहाँ पे भी ये रह गया है h अपॉन E। तो ये क्या होगा, ये वाला वैल्यू इंटरसेप्ट, सॉरी इंटरसेप्ट क्या होगा, h न्यू अपॉन E। h न्यू अपॉन E इसको क्या ले सकते हैं, फाई अपॉन E। तो ये वाला वैल्यू क्या है, इंटरसेप्ट फाई अपॉन E। स्लोप क्या होगा, h अपॉन E। तो ये ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए। ये सिंपल, कोई बहुत बड़ा टेक्निक नहीं है, सिंपल स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के बेसिस पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। क्लियर है।
तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा एच अपॉन। ये आपको रटना नहीं है, अगर आपको ये इक्वेशन पता है आपको क्या करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह ईवीएस पुट करना है, राइट। ईवीएस पुट किया आपने, इसको एच न्यू की फॉर्म में पुट किया, इसको इधर भेजा और वीएस बताने के लिए आपने क्या किया, दोनों तरफ ई से डिवाइड कर दिया, तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। क्लियर। तो इंटरसेप्ट क्या होगा, फाई अपॉन ई के बराबर। क्लियर है। देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस, बिल्कुल इजी टॉपिक है हमारे लिए, इसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। गिवन आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज 6 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स, देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1.1 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स, स्ट्राइक द मेटल। तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन गिवन है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना, 6 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स, एंड न्यू कितना है 1.1 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो रिलेशन क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, देन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा यहाँ पे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यहाँ से एच कॉमन ले सकते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यही क्या होगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एच का वैल्यू पुट कीजिए, दोनों न्यू पुट कीजिए, एच कितना होगा 6.62 × 10⁻34, फ्रीक्वेंसी कितना होगा यहाँ पे 1.1 × 10⁻15, दोनों का यहाँ पे पावर सेम कर दें तो कितना हो जाएगा 11 × 10⁻14। तो 11 × 10⁻14 माइनस 6 × 10⁻14, डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 × 10⁻14, 6.62 × 10⁻34 × 5 × 10⁻14। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको आंसर मिल जाएगा 5 2 10 30 31 30 33.1 × 10⁻−20 जूल। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। गिवन है नेक्स्ट आपको, इफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻16 हर्ट्ज emitted photoelectron with double the maximum kinetic energy is are emitted by the light of frequency 2.5 × 10⁻16 hertz from the same metal surface, same metal surface का means वर्क फंक्शन दोनों का सेम होगा, then what is the threshold frequency of metal। तो क्वेश्चन को पहले ठीक से वापस से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। यस चलिए, होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। गिवन है आपको दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मेटल सरफेस पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो आपको बोला है अगर 4 × 10⁻16 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी डालते हैं तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, डबल है। किसके रेस्पेक्ट में, जब आप 2.5 × 10⁻16 हर्ट्ज का यहाँ पे फोटोन यूज में ले रहे हैं। तो आपको एक फ्रीक्वेंसी गिवन है 2.5 × 10⁻16 हर्ट्ज और दूसरा फ्रीक्वेंसी गिवन है 4 × 10⁻16 हर्ट्ज, राइट। ये दो ही फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, ठीक है। तो जब इस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी रहा होगा, जब इस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके रेस्पेक्ट में डबल है। तो Ke2 क्या होगा, Ke1 का डबल। इतना समझ गए, अगर इतना समझ गए तो आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जस्ट आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे क्या था, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये आपका मेन फॉर्मूला है। इसमें आप दोनों इक्वेशन के दो इक्वेशन बनाइए। फर्स्ट क्या होगा, एच न्यू 1 इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस Ke1। तो यहाँ पे न्यू 1 का वैल्यू पता है, h इंटू कितना 2.5 × 10⁻16 इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस Ke1, और यहाँ पर कितना होगा h इंटू 4 × 10⁻16 इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस
Ke2, तो Ke2 है वो Ke1 का क्या है, डबल है, तो कितना हो जाएगा H इंटू 4 इंटू 10⁻16 इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस 2Ke। तो दो इक्वेशन मिला है, दोनों को आपस में पुट कर दीजिए, H इंटू 2.5 इंटू 10⁻16 इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस Ke1 एंड सेकंड इक्वेशन H इंटू 4 इंटू 10⁻16 इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस 2Ke2। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन ले लीजिए, ठीक है, डिफरेंस ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस Ke1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा माइनस 1.5 इंटू 10⁻16 H। तो यहाँ से आपको Ke1 का वैल्यू मिलेगा, Ke1 कितना होगा 1.5 इंटू 10⁻16 H के बराबर। तो Ke1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे H इंटू 2.5 इंटू 10⁻16 इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस 1.5 इंटू 10⁻16 H कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए, राइट। तो न्यू नॉट कितना मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ले लीजिए, 2.5 माइनस 1.5 यानी 1 यानी 10⁻16 हर्ट्ज यहाँ पे क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। क्लियर। देखिए गिवन आपको ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, देन कैलकुलेट वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। मेटल का वर्क फंक्शन आपको बताना है। तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ गिवन है। जो फ्रीक्वेंसी है 10⁻14 हर्ट्ज है, ये 2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है, ये 3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पर बताना है कि इसका वर्क फंक्शन क्या होगा। तो अब वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे कि हमने जो आपको डेरिवेशन बताया था, सॉरी जो बताया था कि रिलेशन कैसे निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, क्या था, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने क्या पुट किया, EVS, क्योंकि हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाकर उतना ही एनर्जी गेन किया था ताकि इलेक्ट्रॉन रुक जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, H न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस EVS। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर, H अपॉन E इंटू फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन अपॉन E, राइट। तो यह y एक्सिस पर है mx प्लस c। तो इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर, माइनस साइन क्या बताया है, नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो ये इंटरसेप्ट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू वर्क फंक्शन अपॉन E, और स्लोप क्या है इसका h अपॉन E। चलिए अब अगर किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालना है तो स्लोप किसके बेसिस पे निकालते हैं हम, टेन थीटा के बेसिस पर, राइट। तो यहां से हम क्या बोल रहे हैं, स्लोप क्या होता है टेन थीटा, राइट। तो ये क्या होगा, अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें, इस एंगल के अकॉर्डिंग, तो यहां पे जो ये क्या है परपेंडिकुलर फाई अपॉन ई, वर्क फंक्शन अपॉन ई, और इसका बेस कितना है, यही टेन थीटा होगा। इसका बेस कितना होगा 1 इंटू 10⁻14। क्लियर। तो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, क्योंकि हम यहाँ पे इसका स्लोप निकालना चाहते हैं। तो इधर वाला एंगल हो इधर वाला एंगल हो, दोनों बराबर है। क्लियर। तो टेन थीटा के बीच में बेसिस पे, इस थीटा के बेसिस पे हमने क्या किया, इसका स्लोप निकाल लिया। अब स्लोप हमें पता है कितना है, H अपॉन ई। तो स्लोप कितना है, H अपॉन ई इक्वल टू वर्क फंक्शन अपॉन ई इंटू 10⁻14। तो ई से ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वर्क फंक्शन आपको कितना मिल जाएगा, H इंटू 10⁻14 मीन 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻14 मीन 6.62 इंटू 10⁻20 जूल के इक्वल। क्लियर है। चलिए तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। होपफुली आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया होगा। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, रीड आउट कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि एग्जैक्टली पढ़ा क्या हमने, क्या यहाँ पे पार्टिकल नेचर जो जैसा बताया कि वैसा शो कर रहा है क्या, कि यहाँ पे क्या वेव नेचर से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता था क्या। ठीक है, हालांकि वहां से निकल नहीं सकता है, फिर भी आप खुद से सोचिएगा ताकि आप कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।